हम जो बात करने वाले हैं यहाँ अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम जानते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। क्या? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बातें कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन भारत की हम बात कर रहे थे और अकबर पे अभी हम मुगल सल्तनत के तौर पे सम्राट के तौर पे सम्राट अकबर की बातें कर रहे हैं। तक सम्राट अकबर के हमने परिचय को देख लिया, जीवन परिचय को देख लिया, उसके समय का जो चलाया हुआ प्रचलित धर्म है दीन ए इलाही उस पर चर्चा कर ली। साथ ही साथ जो फेमस युद्ध है अकबर के समय का, कौन सा? पानीपत का दूसरा युद्ध, उस पर भी हमने सारी चर्चा कर ली थी। और ये भी देख लिया था कि अकबर का जो संरक्षक बैरम खां था आखिर था कौन। इसके बाद हम जो बात करने वाले यहाँ अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और हम जानते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। क्या? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं अकबर की, वो भैया एक चीज मैं क्लियर आपको कर देता हूं कि अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की व्यवस्था करी है या जो चलाई है उसको किससे लिया हुआ है? तो शेर शाह ने जो अपने छोटे से कार्यकाल में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू करी थी वो लगभग सेम टू सेम कुछ मैं ऊपर नीचे चेंज करके सारी की सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को वैसे का वैसा मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कभी भी शेर शाह की बात करें तो उसने क्या किया था? खुद को सर्वे सर्वा बनाया था, मतलब केंद्रीय प्रशासन से ही मेन प्रशासन हुआ करता था। केंद्र के बाद यहाँ प्रांतीय प्रशासन चल रहा था और प्रांतीय प्रशासन के बाद यहाँ ग्राम प्रशासन चल रहा था या स्थानीय प्रशासन चल रहा था, है ना। सो लगभग वैसा ही डिट्टो फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा? अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में मिलेगा। और अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था रही है उसी प्रशासनिक व्यवस्था को आगे की जो मुगल एम्परर है या मुगल शासक हैं वो क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। कहाँ तक फॉलो करेंगे? औरंगजेब तक। उसके बाद थोड़ी सी चेंजेस आने लग जाते हैं क्योंकि प्रशासन भी संकुचित होने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। प्रशासन मतलब साम्राज्य की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अकबर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में। प्रशासन की बात करें तो अकबर के शासन की श्रेष्ठतम बात उसका क्या है? धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है और उस पर आधारित रहना। हमने चर्चा कर ही ली थी दीन ए इलाही जो उसने बनाया था कि सारे धर्मों का क्या होना चाहिए? सद्भाव होना चाहिए, सब धर्म मिलजुल के रहें, सबकी अच्छाई लेके एक नया धर्म भी बनाया। तो ये उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषता बोल सकते हैं, जो क्या है? धर्मनिरपेक्ष रहना या धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अकबर राज्य में रहने वाले सभी धर्म और जाति के लोगों के साथ प्रशासनिक एक रूपता, किसकी बात करें? प्रशासनिक एक रूपता का व्यवहार करता था। प्रशासन सभी के लिए समान था, चाहे वो वहाँ पे रहने वाले जो पर्टिकुलर हिंदू नागरिक हों, मुस्लिम नागरिक हों या और भी जो आए हुए थे उज्बेक, तुर्क, अफगानी, सारे जितने भी नागरिक भारत में उस समय इनके प्रशासन के अंदर या साम्राज्य के अंदर रह रहे थे, सभी के लिए धर्मों को एक रूप करते हुए सभी धर्मों के लिए एक रूप प्रशासन का इन्होंने क्या किया है और स्टार्ट किया हुआ है, व्यवहार किया हुआ है। अकबर को सम्राट के देवीय सिद्धांत पर विश्वास था और ये ऑब्वियस सी बात है। ये सम्राट का जो देवीय सिद्धांत है, देवत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत जिसको कहा गया है, इसकी शुरुआत हमने पढ़ी थी दिल्ली सल्तनत में बलबन के समय से। तो बलबन ने देखा था भाई कि क्या होता है कि राजे के पास सारे के सारे पावर्स होने चाहिए और राजा की बात सबको सुनना चाहिए। तो इसी देवीय सिद्धांत को क्या है अकबर ने भी यहाँ पे फॉलो किया और इसी देवीय सिद्धांत पर विश्वास करते हुए अपने अपने प्रशासन को चलाए। यानी कि यहाँ केंद्रीय प्रशासन इंपॉर्टेंट रहा भूमिका इसकी। इसके फलस्वरूप सम्राट को उसने अधिक गौरवमयी सिद्धांत सिद्ध कर दिया और प्रजा के मध्य में एक सम्मानित स्थिति में उसने पहुंचा दिया। किसको? सम्राट के स्वरूप को, कि सम्राट सर्वे सर्वा होता है, सम्राट की आपको बात सुननी चाहिए, सारी चीजें। देवीय सिद्धांत कि ईश्वर ने सम्राट भेजा ही इसीलिए, क्यों भेजा है? ताकि वो ये जो लड़ाई झगड़ा है इन सारी चीजों को खत्म करके एक अच्छा शासन चला पाए। तो लोगों ने कहा यार बात तो सही कह रहे हो, तो लोग बात मानने भी लगे और इससे क्या हुआ कि सम्राट की स्थिति और अच्छी हो गई, गौरवमयी हो गई। इसने अकबर ने खलीफा की प्रभु सत्ता को अस्वीकार कर दिया।
पहले क्या होता था, जैसे इस्लाम है, इस्लाम में जो अल्लाह है, सो अल्लाह के बारे में बताया किसने? पैगंबर साहब ने, है ना। पैगंबर साहब ने जब ये बताया तो पैगंबर साहब के जाने के बाद इस जगह को तो कोई भर सकता नहीं था पैगंबर साहब वाले। तो इस्लाम जगत में एक नया पद सृजित हुआ जिसको बोलते हैं खलीफा का पद। क्या? खलीफा का पद। तो अभी आगे सारा सर्वे सर्वा इस्लाम का खलीफा हो जाता था और खलीफा के आदेश के हिसाब से सारे राजे महाराजे शासन करते थे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने देवत्व का सिद्धांत जो लागू किया उसके हिसाब से अल्लाह के बाद जो दूसरा पद है, अल्लाह ने खुद क्या किया हुआ है कि सम्राट को भेजा हुआ है ताकि वो प्रजा पर रूल करे और प्रजा के प्रशासनिक कार्यों को संभाले, प्रजा को सुखी जीवन व्यतीत करने के पूरे अवसर प्रदान करे। और खलीफा की बात नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो गया था कि यहाँ पे बहुत सारे जो खलीफा हुआ कर रहे थे उन्होंने अपने फायदे के चलते कुछ तौर तरीके ही चेंज कर दिए थे इस्लाम के, तो उसके चलते भी कहीं ना कहीं असामाजिकता फैल गई। तो इस चीज को खत्म करते हुए इनने खलीफा का जो पद था या खलीफा की प्रभु सत्ता थी उसको अस्वीकार कर दिया कि भैया वो हेड नहीं है, अब अल्लाह ही हेड है और उसको ही हम हेड मानने वाले। ठीक है, उसके बाद ही क्या है, राजा है और फिर राजे का चलेगा। स्वयं को क्या बता दिया, ईश्वर का प्रतिनिधि बता दिया कि भैया हम क्या है, ईश्वर पे, अल्लाह पे भरोसा करते हैं और अल्लाह जो हमें गाइड करेंगे हम उसी हिसाब से काम करें। तो यहाँ गलती कहीं नहीं है, किसी भी प्रकार की गलती नहीं। इससे क्या हुआ कि इससे वहां की जनता क्या हो गई, जनता भी खुश हो गई, क्योंकि यार उस समय कुछ असामाजिकता फैल भी चुकी थी उस समय में। ठीक है, सो वो बहुत अच्छा भी रहा एक प्रकार से। खलीफा की तरह खुतबा पढ़ने एवं जमीदोज और सिजदा की प्रथा करने का उसने आरंभ कर दिया, स्टार्टिंग कर दी। पहले क्या होता था कि यार अल्लाह, देखो यार साफ बात यह है कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा आप किसी को सिर झुकाते नहीं है ना। सो उसके कारण क्या है कि आप खलीफा को सिजदा कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। तो उसने कहा कि अब यहाँ खलीफा तो हेड है नहीं, कौन है, शासक हेड है। तो शासक के सामने आप क्या करो, सिजदा कर सकते हो क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, तो यहाँ पे जमीदोज होना यानी पैबोस वाला काम करना, सिजदा जो बलवन ने चलाई थी ये सारी चीज। ठीक है, उसी चीज को यहाँ ये फॉलो कर रहे हैं। और 1589 में मजहर की घोषणा कर दी और उसी दौरान धार्मिक मामलों का वह प्रमुख व्यक्ति भी बन जाता है। जैसे वो दीन इलाही धर्म जो चलने की स्टार्टिंग ही चलने वाली है, तो इसमें वो हेड बन जाता है, गुरु बन जाता है, बाकी सब शिष्य बन जाते हैं, सारी चीजें। यहाँ राज्य की संपूर्ण शक्ति अकबर के हाथों में केंद्रित थी और उसके मंत्री एवं पदाधिकारी पूर्ण नियंत्रण में थे। किसके नियंत्रण में थे भाई? अकबर के। हमने कहा है कि भाई शेरशाह का प्रशासन यूज किया है, केंद्रीय प्रशासन रहा है, राजा ने ही पूरी पावर अपने हाथों में रख के रखी है। बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किसकी सुनेंगे? राजा की सुनेंगे, उसके नियंत्रण में रहेंगे। तो यही प्रशासनिक व्यवस्था अकबर ने कंटिन्यू करी हुई है शेरशाह की। ठीक है भाई, सम्राट केंद्रीय प्रशासन का क्या है, प्रमुख होता था। प्रशासनिक और सैनिक, न्यायिक, आर्थिक और धार्मिक, ये सारे के सारे जो उस समय की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, सैनिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, न्यायिक व्यवस्था हो, साथ ही साथ आर्थिक व्यवस्था हो, इन सभी व्यवस्थाओं का प्रधान भी कौन होता था? राजा खुद हो जाता था भैया। सबसे ज्यादा मेन हेड राजा ही है। अकबर के शासनकाल के समय प्रशासन के संबंध में 5 पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें वकील हुआ करता था। वकील मतलब प्रधानमंत्री की बात चल रही है भैया, है ना। वकील उस समय प्रधानमंत्री को बोलते थे। अकबर मतलब सम्राट के बाद जो दूसरा पद होता था वो वकील पद कहलाता था, प्रधानमंत्री का पद। उसके बाद होता था वजीर। वजीर कौन सा? दीवान वाला। दीवान मतलब जो सारा का सारा आर्थिक मामले देखने वाला है, लेखा जोखा, प्रशासनिक जो भी खजाने का सारा संबंध है वो वजीर देखता था या दीवान देखता था। सद्र उस सद्र, ये अगर बात करी जाए तो सारा लेखा जोखा चेक करने का काम, बाकी प्रशासनिक अधिकारियों पे नियंत्रण रखने का काम कर रहा था। मीर बख्शी उस समय का सैनिक अधिकारी हुआ करता था। खान समा जो हुआ करता था वो सारी की सारी रसद और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये इस टाइप के अधिकारी, इन्होंने 5 प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए हुए थे। किसने भाई? अकबर ने किए हुए थे। प्रारंभ में वकील का पद प्रतिष्ठापूर्ण था। कैसा था? वकील मतलब प्रधानमंत्री, ये बहुत प्रतिष्ठित पद हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके अधिकारों में क्या कमी कर दी। क्यों कमी कर दी? क्योंकि वो उसका गलत फायदा उठा रहा था, ऑब्वियस सी बात है। तो उसे राजा का प्रमुख सलाहकार मात्र बना दिया, बाकी के पावर्स खत्म करके किसको पहुंच गए? राजा के पास ही पहुंच गए। वजीर प्रशासनिक मामलों का क्या होता था? प्रमुख पदाधिकारी बन गया। उसे वित्त विभाग का कार्य भी सौंप दिया गया, दीवान वाला तो लिखा था। साथ ही साथ
वजीर का पद प्रधानमंत्री के बराबर कर दिया। वजीर प्रधानमंत्री मतलब वकील और वजीर दोनों बराबर ही पद पे आ गए लगभग। और राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी आपने? वजीर को दे दी। दीवाने आला या दीवान वजीर को वित्त मंत्री के रूप में कहा जाता था। वजीर को ही वित्त मंत्री, जब वो वित्त का काम करता था तो दीवाने आला या दीवान वजीर उसको कहा जाता था। दीवान की सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिसमें दीवाने खालसा, क्या दीवाने खालसा, ये वो पद था जो राज्य की भूमि की देखभाल करता था। पूरे राज्य की जो भी भूमि है उसकी देखभाल करने वाला पद जिसके पास होता था उसको हम क्या बोलते थे? दीवाने खालसा। खालसा भूमि का प्रकार होता है एक, जिसमें सारी की सारी उपजाऊ भूमि जिसमें खेती होती है उसको हम बोलते हैं खालसा भूमि। ठीक है। दीवाने तन, ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन और जागीर की देखभाल करने वाला व्यक्ति हुआ करता था। कौन? दीवाने तन। मुस्तीफी, मुस्तीफी आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति हुआ करता था या पद हुआ करता था, अधिकारी हुआ कर रहा था। बाकियाए नबीस, बाकियाए नबीस जो था ये राजकीय आदेशों और दस्तावेजों को क्या करता था? सुरक्षित करता था, लिख के उनका लेखा जोखा रखने का काम कौन कर रहा है? बाकियाए नबीस कर रहा है। मुंसिफे दफ्तर, मुशरिफ दफ्तर, मुशरिफे दफ्तर भी इसको कहा जाता है। ये मुशरिफ जो होता था दफ्तर की देखभाल करने का काम करता था। फाइनली धार्मिक विभाग के प्रमुख को सद्र उस सद्र कहा जाता था। सद्र उस सद्र जो धर्म से संबंधित सारे देखभाल कर रहे कार्यों को, वही धार्मिक मामलों में सम्राट अकबर का प्रमुख सलाहकार भी कौन होता था? सद्र उस सद्र हुआ करता था। सैनिक विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता था। ये सारी चर्चाएं हम पहले ही कर चुके हैं। चलिए इसके बाद हम बात करें मनसबदारों और राजकीय सेना पर नियंत्रण रखने से लेकर सरकारी कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? अरे ये मीर बख्शी ही कर रहा था भैया। ठीक है। इसके बाद बात करें, यह सम्राट का अत्यंत विश्वासपात्र व्यक्ति माना जाता है। कौन? मीर सद्र। मीर समा या खान समा सम्राट और शाही परिवार की आवश्यकताओं का ख्याल रखता था। सारी की सारी देख रेख जो भी लग रही है उसको, रसद जिस भी प्रकार की वस्तुएं लगेंगी वो सारा मीर समा या खान समा इसको ही कहा जाता था। कारखानों, राजमहल, राज दरबार, इनसे संबंधित सारे के सारे भंडार हों, कोष हों, कर्मचारी, इन सब पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका होता था? मीर समा या खान समा का हुआ करता था। काजी उल जकात, काजी उल कजात, काजी उल कजात ये प्रधान न्यायाधीश होता था जो न्याय व्यवस्था को देख रेख करता था, जो मुफ्ती की सहायता से न्याय करता था। ठीक है। मुफ्ती की सहायता से यहाँ न्याय कौन कर रहा है? काजी उल कजात। नैतिक नियमों के पालन के लिए प्रजा में जागृति भी पैदा करता था। कौन? यही व्यक्ति विशेष। साथ ही साथ मुत्तविस का ये काम हुआ करता था, जागरूकता फैलाना कैसा क्या काम है। इस तरह अकबर का प्रशासन एक आदर्श प्रशासन कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसने लगभग सारे विभागों पर पकड़ अपनी मजबूत बना के रखी और हर विभाग के लिए प्रमुख व्यक्ति अलग से बांट दिया ताकि एक व्यक्ति को अपना कार्यभार पता हो और उसको बहुत ही बखूबी ढंग से वो उसका निर्वहन कर सके। ठीक है भाई। तो आदर्श प्रशासन था। शाही तोपखाने का जो प्रमुख हुआ करता था दरोगा ये तोपखाना उसको कहा जाता था। साथ ही साथ सूचना और गुप्तचर विभाग, इसका प्रधान दरोगा ये डाक चौकी, दरोगा ये डाक चौकी और मीर मुंशी, मीर मुंशी। ठीक है। ये बादशाह की आज्ञा से आदेशों को लिखवाना और प्रसार करना ये इसके काम हुआ करते थे। ठीक है। ये सभी के सभी पद या अधिकारी अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन बखूबी कर रहे थे, तभी तो ये प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चल पा रही थी। समझ आ गई सारी चीजें आपको? सो ये प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसी प्रशासनिक व्यवस्था के बाद देखो ये सेम प्रशासनिक व्यवस्था जो रहेगी ये फॉलो हो जाएगी आपकी। देखो केंद्रीय व्यवस्था रही, केंद्र में ये सारे पद रहे। केंद्र के लिए क्या क्या पद आपने कर दिए? एक तो भाई आपने देखा सबसे पहले न्याय की व्यवस्था, न्याय के साथ साथ सैनिक व्यवस्था, सैनिक के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के बाद अगर बात करें तो धार्मिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। ठीक है। सो ये सारी की सारी व्यवस्थाओं के लिए क्या हुआ कि आपने केंद्रीय व्यवस्था बनाई। इसी केंद्रीय व्यवस्था में हेड कौन है? ये सारे अधिकारी हैं, पर्टिकुलर राजा हेड है। ठीक है। इसी के साथ सेम चीज जो है आपने प्रांतीय व्यवस्था में भी लागू करी। प्रांतीय व्यवस्था के लिए भी अधिकारियां बनाए और इन्हीं सारे पर्टिकुलर मामलों के लिए। फिर स्थानीय प्रशासन के लिए भी स्थानीय प्रशासन। सो स्थानीय प्रशासन अगेन शेरशाह के जैसे बटा था 3 भागों में। सरकार हुआ कर रहे थे, सरकार मतलब जिलों के लिए। फिर परगने हुआ कर रहे थे, परगने मतलब
जो बड़े इलाके तहसील लेवल के, और फाइनली ग्राम के लिए ग्राम व्यवस्थाएं बनाने का काम, ये सभी प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत आते थे। और प्रांत में डायरेक्ट इन बड़े अधिकारियों का क्या होता था, अधिकार, मतलब इनसे संबंधित नीचे के लोग प्रांतीय व्यवस्था को देखते थे और वो इनको रिपोर्ट पेश करते थे और ये राजा को रिपोर्ट पेश करते थे। तो प्रॉपर आपका यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था आपको समझ में आ गई। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था रही अकबर के समय की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मनसबदारी व्यवस्था की। किसकी? मनसबदारी व्यवस्था। क्या थी मनसबदारी व्यवस्था? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।